स्टोरी का मेन कैरेक्टर गू यांग चुन है, जो कुछ टाइम पहले एक पावरफुल वॉरियर हुआ करता था। वह एक नोबल फैमिली से था, लेकिन वह बुरे कामों में पड़ गया और अब वह हेवनली डीमन आर्मी का एक वीक सा सोर्ड्समैन बनकर रह गया है। अब वह बुरी तरह से हार चुका है और जमीन पर बैठा है और उसके सामने खड़ी है दुनिया की सबसे पावरफुल सोर्ड्स वुमेन, जो अपनी तलवार उसके गले पर रखकर खड़ी हुई है। वह उससे जवाब मांगती है, लेकिन यांगचुन बहुत बुरी हालत में है और उसे लगता है कि उसकी जिंदगी एक मजाका बनकर रह चुकी है और कैसे ये लड़की जो अब हेवन सोर्ड की स्टूडेंट है उसके सामने खड़ी है। ये वही लड़की है जिसने अपनी पावरफुल सोर्ड से 100 डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट को मारा है। ये दुनिया की सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है और यांगचुन का बैड लक चल रहा था जो उसका सामना इस लड़की से हो गया, क्योंकि ये वही बेरहम वॉरियर है जिसने अपनी तलवार से हेवनली डीमन को हराया और उसे कुत्तों की मौत मारा। लेकिन अगर देखा जाए तो हेवनली डीमन ने ही दोनों आर्मीज के बीच यह वॉर शुरू की थी और अब जब इस लड़की ने उस डीमन को मार दिया है तो फाइनली ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। इस पावरफुल वॉरियर का नाम सियोला है, जो इस बदमाश पर चिल्लाती है क्योंकि वह उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। यह देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाती है क्योंकि यांगचुन अभी भी उसे यह नहीं बता रहा कि डीमन कहाँ छुपा हुआ है। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है जब वह उसे उसकी इंसानियत याद दिलाती है और कहती है कि वह भी कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन अगर वह बात करना भी चाहे तो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डीमंस ने बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। ऐसा लगता है जैसे हमेशा के लिए किसी ने उसका गला दबा दिया हो और उसके दिल पर किसी ने एक पावरफुल कर्स लगा दिया हो और हर सांस के साथ यह कर्स उसे नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रहा है और उसे यह सीक्रेट बताने से रोकता है। यह देखकर सियोला की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह वही वॉरियर है जिसने अकेले एक पूरी आर्मी और उनके किंग डीमन को हराया है और अब एक वीक से सोल्जर के सामने रो रही है। वह उससे डीमन का पता बताने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वह उसकी जान बचा सके, लेकिन उस लड़की को यांगचुन पर लगे कर्स का नहीं पता, इसलिए वह सोचती है कि शायद वह जानबूझकर वह सीक्रेट छुपा रहा है। एक बहादुर वॉरियर को इतनी बुरी हालत में देखना यांगचुन के लिए एक इंटरेस्टिंग सीन है। वह सोचता है कि क्या वह सच में डीमन से इतनी नफरत करती है। शायद वह यह सब अपने फियांसे सन जांग के कहने पर कर रही है। यांग को उसकी यह हालत देखकर थोड़ी सी हंसी आ जाती है। वह सोचता है कि दुनिया की सबसे पावरफुल औरत अपनी मोहब्बत की वजह से उसके सामने रो रही है। उसकी यह हंसी देखकर चियोला को और गुस्सा आ जाता है और वह उसे फुटबॉल की तरह जमीन पर पटक देती है। अब उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच चुका है। भले ही वह इस सीक्रेट के लिए इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन उसे लगता है कि यांगचुन जानबूझकर उसका साथ नहीं दे रहा और उसे इस बात का रिग्रेट होता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं मारा। तभी शियोला की बातें यांग के दिमाग में घूमती हैं और वह उस टाइम के बारे में सोचता है जब वे दोनों पहली बार मिले थे। उसे याद आता है कि वे एक मार्केट में मिले थे और तब दोनों छोटे बच्चे थे। उस दिन सियोला ने पहले उसके पास आकर एक आलू दिया था, लेकिन उनका यह खूबसूरत छोटा सा रिश्ता एक बुरी दुश्मनी में बदल गया जब यांग ने अपने ही लोगों से धोखा करके डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट का रास्ता चूज किया। इसलिए अपनी इस हालत का वह खुद ही जिम्मेदार है। फिर भी सियोला अभी भी अपने आप को संभालने के लिए इतनी कोशिश कर रही है और तभी वह वहां से जाने लगती है। अचानक वह मुड़ती है और देखती है कि यांगचुन जमीन पर रेंगता हुआ कुछ लिख रहा है। वह परेशान होकर पूछती है कि यांगचुन क्या कर रहा है। वह सियोला को सीक्रेट लिखकर बताना चाहता था, लेकिन उसके दिल पर लगे कर्स का इफेक्ट ज्यादा हो गया जिससे वह खून की उल्टी करने लग गया। लेकिन फिर भी यांगचुन ने हिम्मत नहीं हारी और वह लिखता गया। उसे इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर वह इस कर्स के खिलाफ जाएगा तो उसका दिल फट जाएगा और उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी। और आखिरकार यही होता है। वह कर्स के होते हुए सीक्रेट बताने की कोशिश करता है और उसका दिल फट जाता है। उसे मरते हुए अपनी पुरानी दोस्त की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने बहुत खून खो दिया है और अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सियोला उसकी यह हालत देखकर समझ जाती है कि उस पर कोई कर्स लगा हुआ है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर भी लिखता रहता है। यांगचुन की जिंदगी का बस एक ही पछतावा है। वह यह सच नहीं बता सका कि उसने अपने क्लैन के साथ गद्दारी जानबूझकर नहीं की, बल्कि धोखे से उसे मजबूर किया गया था। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है। अब तो यांग खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि गलती उसकी ही है। मरने से पहले डेमन के सीक्रेट हाइडआउट के बारे में बताकर वह अपनी पुरानी दोस्त सियोला के लिए एक आखिरी अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन तभी उसके दिल पर लगे कर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और उसे अपनी बॉडी में तेज दर्द फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स फट रहे हैं। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए यांगचुन सोचता है कि उसकी जिंदगी ऐसे क्यों खत्म हो रही है। तभी उसे वह सीन याद आता है जब उसकी बहन उसके सामने मर रही थी और वह उसके लिए कुछ नहीं कर सका और मरते हुए भी उसकी बहन ने उसकी अच्छी जिंदगी के लिए दुआ मांगी। सियोला की चीख हर जगह गूंजती है, लेकिन यांग को कुछ सुनाई नहीं देता, बल्कि यांगचुन अपनी बेकार जिंदगी के रिग्रेट्स के बारे में सोचते हुए और उदास हो जाता है। उसे एक और बात याद आती है जब उसे एक औरत मिली थी जो अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रही थी। उसे भी यांग पर तरस आ रहा था, लेकिन यांग उसे बस अफसोस और उदासी से भरी नजरों से देखता रहा। इसी के साथ सियोला की जोर से आवाज आती है। वह उसका नाम बार बार चिल्लाती है और उसके आंसू उसके चेहरे से गिरने लगते हैं। आखिर में यांगचुन को एक और सीन याद आता है जब एक व्हाइट बालों वाली
वाली औरत उसकी बाहों में थी। वह उससे चुपके से पूछती थी कि क्या वह रो रहा है, लेकिन यांग चुन हमेशा इमोशनलेस फेस रखता था और कहता था कि ये उसके आंसू नहीं बल्कि बारिश है। मरने से पहले वह औरत चांद के बारे में जानना चाहती थी और उसके अब्रों में बात करते हुए ही मर गई। उसकी मौत पेट में लगे घाव की वजह से हुई थी। एक टाइम था जब यांग चुन फेमस हाउस कूप ऑफ सानो का एक अच्छा वॉरियर हुआ करता था। एक ऐसी फैमिली जो अपने अच्छे कामों और जस्टिस के लिए हर जगह फेमस थी। आज वही यांग दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार बन गया है और डीमन आर्मी का एक वीक सा सोल्जर बनकर खुद को तबाह कर लिया है। अब उसकी इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी आर्मी अब वॉर हार चुकी है और उसे भी अब मरना ही होगा। मरने से पहले ही एक तरह से उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वह नरक जैसी जिंदगी जी रहा है। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता है उसे सियोला की आवाज साफ सुनाई देने लगती है, लेकिन यह अभी वाली सियोला नहीं बल्कि बचपन वाली छोटी सियोला है जो उससे पूछ रही है कि क्या वह आलू लेगा। यांगचुन की आंखें हैरानी से फट जाती हैं जब वह देखता है कि वह उसी मार्केट में खड़ा है। यह वही दिन है जो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उसे समझ नहीं आता कि वह पास्ट में वापस कैसे आ गया। वह उस मार्केट में बिल्कुल हैरान होकर खड़ा है। तभी उसे याद आता है कि उस कर्ज की वजह से उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। उसका दिल सच में फट गया था और उसके बाद उसके बचने का कोई चांस नहीं है। उसकी आखिरी याद में वह सियोला की बाहों में पड़ा हुआ था और वह उसका नाम चिल्ला रही थी। लेकिन अब जब वह पास्ट में आ चुका है वह अपनी बॉडी में दिल धड़कता हुआ फील कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उसकी बॉडी वापस यंग लड़के जैसी हो गई है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। वह याद करने की कोशिश करता है कि उसने अपनी जिंदगी में सियोला के साथ कैसे बिहेव किया था। सियोला उसे देखकर हैरानी से घूर रही है। तभी वह एकदम गुस्से से सियोला के हाथ से आलू फेंक देता है जिससे सियोला को एक शॉक सा लगता है और यांग उस आलू को कुचल देता है जिससे ऐसा लगता है कि उसे इस सब से बहुत चिढ़ हो रही है। यांगचुन ने सियोला का मजाक उड़ाया और सबके सामने उसे जलील किया। यह सब उसकी असली जिंदगी में हुआ था, लेकिन इस बार जब उसे अपनी जिंदगी शुरू करने का एक और चांस मिला है तो अब वह पहले जैसा कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। वह सोचता है कि अब उसके सुधरने का टाइम है। वह सियोला की तरफ देखकर स्माइल करता है और आलू उसके हाथ से ले लेता है और उसे थैंक्स कहता है। वह सियोला के सामने एक अच्छा और सिग्मा बॉय बनने की कोशिश में था, लेकिन जब उसने देखे बिना उस गर्म आलू का एक बाइट लिया उसका सारा मुंह जल गया। यांगचुन सोचता है कि एक सपना भी इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है। सियोला जब उसे देखती है कि आलू की वजह से उसकी जुबान जल रही है तो उसे एकदम हंसी आ जाती है। यांगचुन दंग रह जाता है जब हाउस कूप ऑफ सानो का एक नौकर उसे ढूंढते हुए भागता हुआ उसकी तरफ आता है। वो आदमी काफी परेशान लग रहा था क्योंकि उसे यांग पर नजर रखने के लिए कहा गया था, लेकिन वह कहीं अकेला निकल गया। यह मुआन है, यांगचुन का पर्सनल बॉडीगार्ड। मुआन देखता है कि यांग अपनी जली जुबान की वजह से ठीक से बोल भी नहीं सकता। वह समझता है कि शायद इस लड़की ने उसके मालिक को नुकसान पहुंचाया और तभी वह यांग को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तलवार निकालने वाला होता है। यांग एकदम डर जाता है कि यह पागल गार्ड इतनी सी बात पर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन तभी यांग उसे कहता है कि वह इसे अपने तरीके से संभालेगा और उससे याकवा मांगता है जो एक खाने की चीज है। गार्ड के पास में एक आखिरी याकवा बचा है तो यांगचुन उसे मुआन से छीन लेता है और चोला को दे देता है। चोला और गार्ड दोनों एकदम चौंक जाते हैं, लेकिन यांग बस चोला के गर्मा गर्म आलू के बदले उसे कोई चीज देना चाहता था। लजीज याकवा देखकर चोला के मुंह में पानी आ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह हमेशा इसे टेस्ट करने के सपने देखा करती थी। तभी वह मुड़ती है और देखती है कि उसके दादाजी भागते हुए उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। उसके दादा उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसे गुम जाने का बहुत शौक है, लेकिन चोला खुश है क्योंकि उसे कुछ अच्छा खाने को मिला है। तभी उसके दादाजी उसे प्यार करते हुए पूछते हैं कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन उन्हें देखकर यांगचुन तो जैसे सपनों में खो जाता है। चोला जैसे ही बताती है कि उसने यांग को आलू दिया तो दादाजी एकदम सीरियस हो जाते हैं। वे उसे पीछे खींच लेते हैं और नोबल फैमिली के यांग को रिस्पेक्ट से झुककर सलाम करते हैं, लेकिन यांग कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। वह तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि उस छोटी लड़की ने उसे एक टेस्टी आलू दिया। यांगचुन उसके दादा की रिस्पेक्ट करता है, उनके खाने की तारीफ करता है और बदले में याकवा देता है। पहले तो चियोला के दादाजी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि उनकी पोती खुशी से उछल रही है और याकवा खाने के लिए उतावली हो रही है। लेकिन उस बेचारी का दिल टूट जाता है जब उसके दादाजी उसे खींच कर ले जाते हैं। उन्हें लगता है कि मास्टर यांग से इतना टेस्टी खाना लेना मास्टर यांग की बेइज्जती होगी, लेकिन यांगचुन कहाँ हार मानने वाला था। वह उस बूढ़े को रोकता है और सियोला का ख्याल रखते हुए खुद वह याकवा उसके हाथ में पकड़ा देता है। सियोला की आंखें खुशी से खुल जाती हैं और दादाजी हैरानी से खड़े देखते रह जाते हैं। बस इस एक बात से सियोला समझ लेती है कि उन्हें वह मिल गया जो वे ढूंढ रहे थे। दोनों इसके बाद अपने अलग रास्तों पर निकल जाते हैं और यांगचुन सोच में पड़ जाता है। जहाँ तक उसे याद है उसकी असल जिंदगी में यह बूढ़ा तो मुरिम आर्मी का लीडर था और वह कोई मजाक नहीं था। एक टाइम था जब वह दुनिया का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट था और डिमोनिक वर्ल्ड में सब उससे डरते थे। वह लाइट सोर्ड ह्योजन वी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह बंदा यहाँ क्या कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे इस सपने में उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने चल रही हो। फिर वह उस खूबसूरत सियोला को देखता है जो अपनी प्यारी आंखों से उसे बाई कहती है और फिर दोनों अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं।
यांग चुन की जिंदगी अब खत्म हो चुकी है और उसे कोई रिग्रेट नहीं। वह सोचता है कि अब इस सपने को खत्म करने का टाइम आ चुका है, लेकिन सपना खत्म नहीं होता। यहाँ तक कि वह अपने फैमिली हाउस तक पहुंच जाता है। नॉर्मली कोई सपना इतना लंबा और रियलिस्टिक नहीं होता, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और यांग चुन सोचने लगता है कि क्या ये हेवनली डीमन का कोई कर्स है या उसकी कोई शैतानी चाल है। वह सोच रहा होता है कि अचानक एक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो हैरानी से कहती है कि उसका भाई घर वापस आ गया है। यह लड़की यांग चुन की दूसरी बड़ी बहन है, जिसका नाम स्कारलेट फायर सोर्ड यनसुकू है और दुनिया में यांग से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली लड़की यही है। साफ साफ कहा जाए तो वह यांग की 1 नंबर की दुश्मन है। यांग चुन ये बात सुनकर हैरान होता है कि उसका बाप आज घर वापस आ रहा है, जबकि यनसुकू उसे तंग करते हुए कहती है कि वह हमेशा कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और उसे यकीन है कि इस बार भी वह ऐसा कुछ जरूर करेगा। लेकिन यांग के पास उसकी शो ऑफ करने वाली बहन के लिए टाइम नहीं है। वह उसे एटीट्यूड से कहता है कि वह यहाँ इसलिए है क्योंकि उसे यहाँ होना चाहिए। यनसुकू उसे डांटते हुए कहती है कि वह पहले कभी क्यों नहीं आया, लेकिन यांग चुन गुस्सा होने के बजाय बड़ा बनकर कहता है कि वह अपने बाप से माफी मांगेगा। वह दोबारा वे सब गलतियां नहीं करना चाहता जो उसने पहले की थी। ये तो असली कैरेक्टर डेवलपमेंट है। वह सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है और हर छोटी छोटी बात पर फोकस करना चाहता है। लेकिन यह बात सुनकर यनसुकू आसमान सर पर उठा लेती है और वह उसका नाम चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालती है। उल्टा वह उस पर इल्जाम लगाती है कि वह कोई चाल चल रहा है और यह सब उसकी ट्रिक है। वह उसे कहती है कि यांग उसे हर बार गुस्सा दिलाता है। यांग चुन उसकी ये फिजूल बातें टोक देता है और उसे चुप कराते हुए कहता है कि उनका बाप आ गया है। उसका बाप एक धमाकेदार एंट्री करता है। ऐसा पता चलता है जैसे कोई पावरफुल वॉरियर आया हो। इसी बात से पता चलता है कि यांग चुन का बाप कितना सीरियस बंदा है। बाप अंदर आते ही जब अपने बेटे को सबसे आगे खड़ा होकर उसका वेलकम करते देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन उससे मिलने के बजाय वह अपने आर्मी चीफ की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसके स्वॉर्ड स्क्वाड रेडी है। चीफ बताता है कि फर्स्ट स्क्वाड जंग से वापस आ चुकी है और फोर्थ स्क्वाड निकलने के लिए रेडी है, बस उसके ऑर्डर का इंतजार है। यह सुनकर वह अपने चीफ को ऑर्डर देता है कि वह फोर्थ स्क्वाड को जल्दी तैयार करे और उसे तुरंत ढूंढे। दूसरी तरफ यांग चुन यहाँ खड़ा अपने बाप की दबंग नजर के नीचे बिल्कुल डर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बॉडी में जान ही न हो। यांग का बाप उसे यह कहते हुए चला जाता है कि वह उसे खाना खाने के बाद मिलने आए। यांग चुन यह सुनकर हैरान रह जाता है और मुअन से मेडिसिन मांगता है, क्योंकि इतना डरने के बाद उसकी तो हालत ही खराब हो गई है। आखिर वे अब खाने के टेबल पर आ जाते हैं। यांग चुन को वह बेकार खाने का टेस्ट याद आता है। ये वही पुराना स्वाद है। खाने के बाद अपने बाप से मिलने के ख्याल से सच में उसका दिल बैठ जाता है। उसे इतना डर लगता है कि वह दुआ मांगता है कि कोई तो नेक बंदा उनकी यह मीटिंग किसी तरह रोक दे। खाने के बीच उनका बाप यानसुकू से पूछता है कि उसने अपने मार्शल आर्ट्स में क्या इंप्रूवमेंट की है। वह खुशी से चिल्लाती है कि कुछ दिन पहले ही वह 3rd रिंग लेवल तक पहुंच गई है, जो उसकी एज के बच्चों के मुकाबले में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन फिर भी उसका बाप उसे और मेहनत करने को कहता है। यांग भी अंदर बाप की बात से अग्री करता है, लेकिन यह भी सोचता है कि तीसरे रिंग तक पहुंचना एक बच्चे के लिए बड़ी बात है। यनसुकू तो हमेशा से जीनियस थी और थोड़ी सी मेहनत से चमत्कार कर देती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसे अब भी उस छोटी लड़की की स्माइल याद आती है, जबकि उसका फेस तो हमेशा गुस्से से भरा होता है। ये सोचते ही यनसुकू उसे गुस्से वाली नजर से घूरती है, जैसे वो उसे बोल रही हो कि वह क्या देख रहा है। जब बाप आखिर में अपने तीसरे बच्चे यांग चुन से बात करता है तो यांग अपनी जगह से एकदम डर के मारे हिल जाता है। उसके बाप ने मुअन से सुना था कि यांग आज बाजार गया था। यांग चुन कहता है कि यह बात सच है तो बाप एकदम खड़ा हो जाता है और कहता है कि वह अब यहाँ से जा रहा है। ये देखकर लड़का शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका जालिम बाप कुछ तो बोलेगा। यांग चुन सोचता है कि शायद उसका बाप उसे ऑफिस में कुछ कहेगा, लेकिन तभी उसकी एक मेड आती है और बताती है कि उसके बाप के साथ उसकी मीटिंग कल तक पोस्टपोन हो गई है। यह सुनकर यांग और हैरान होता है। रात को अपने कमरे में बैठकर यांग चुन अपने इस अजीब सपने के बारे में सोचता है और कहता है कि क्या अजीब सपना है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर वह सोचता है कि क्या ये टाइम ट्रैवल है या कुछ और। ये सोचकर उसे गुस्सा भी आता है, लेकिन ये एक और चांस भी है। इस बार वह डीमन आर्मी में मिलने के बजाय अगर वह उस हेवनली डीमन को पहले ही मार दे तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। पहले तो ये सब सोचकर अच्छा लगता है, लेकिन यांग चुन को अभी भी लगता है कि ये एक सपना है, तो ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी वह बहुत वीक है और उस हेवनली डीमन से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि उस डीमन ने अकेले 3 सॉवरेन्स को मौत के घाट उतार दिया है। उसे अब भी वह दिन याद आता है जब उसने जिंदा रहने के लिए उस डीमन के आगे हार मान ली थी और डिमोनिक मार्शल आर्टिस्ट बनकर उसे नरक जैसी जिंदगी जीनी पड़ी। यांग चुन का यह रिग्रेट उसके दिल पर बोझ बनकर रह जाता है। उसकी जिंदगी तो रिग्रेट का दूसरा नाम है। यह सोच उसे हमेशा परेशान करती है, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे दूसरा चांस मिला तो वह कुछ भी करके अपनी जिंदगी बदल देगा। यह जानकर कि सियोला एक दिन उस हेवनली डीमन और उसके डीमन टेम्पल को तबाह कर देगी। वह सोचता है कि अच्छी जिंदगी जीने का एक ही रास्ता है, कहीं दूर छुप जाना और खुद को जिंदा रखना, क्योंकि यह चांस दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए यांग चुन कसम खाता है कि इस बार वह हार नहीं मानेगा और अपनी पुरानी वाली जिंदगी को दोबारा नहीं जिएगा। अपनी बॉडी के सेंटर में एनर्जी इकट्ठी करते हुए यांग चुन थोड़ा उदास हो जाता है कि वह सिर्फ थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी ही कलेक्ट कर सकता है। उसने थोड़ी देर पहले देखा था कि यनसुकू एक पल में ही
इतनी ज्यादा फायर पावर कलेक्ट कर सकी थी। यही एक फर्क है एक नॉर्मल बंदे में और उस जैसी जीनियस में जो इतनी छोटी एज में थर्ड रिंग लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी अभी के लिए यांग के लिए इतनी पावर भी बहुत है। वह सोचता है कि उसकी फैमिली की फेमस 9 फ्लेम ब्लेज व्हील टेक्निक उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी है। जब वह फोर्थ रिंग तक पहुंचेगा तो अपनी इंटरनल एनर्जी को इजीली देख सकेगा। और 7th रिंग तक, जहां अभी उसका बाप है, उसका जिस्म इस जिंदगी बदलने वाली पावर से भर चुका होगा। लेकिन अभी तो वह सिर्फ पहले रिंग के बिल्कुल नीचे लेवल पर है, इसलिए वह जल्दी से दूसरे रिंग तक पहुंचने के लिए ढेर सारी पावर कलेक्ट करना चाहता है। लेकिन इस लाइफ में वो अपनी डिमोनिक मार्शल आर्ट्स की पावर यूज नहीं कर सकता। इस सेकंड लाइफ में उसे अपनी फैमिली टेक्निक्स और अपनी इंटरनल पावर पर ट्रस्ट करना होगा। ये सब सोचकर वह फोकस करता है और अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि उसका जिस्म बिल्कुल खाली हो जाता है, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। इस लेवल पर वह अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं कर सकता। वह अपनी पावर को फोर्स करके भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उससे उसकी एनर्जी खत्म हो सकती है और उसके बाद वह किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ये सब करते उसे दूसरे रिंग की थोड़ी सी समझ आ गई और वह उस लेवल तक पहुंचने के बहुत करीब है। यांग चुन सोचता है कि वह इस लेवल पर रुका रहेगा और नए टेक्निक्स सीखेगा और अपनी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल अलग जिंदगी जिएगा। इसके साथ उसे इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं चीजें उसकी असली जिंदगी जैसी ना होने शुरू हो जाएं। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और यांग अभी भी थका हुआ है, क्योंकि दर्द के मारे उसे सारी रात नींद नहीं आई। यह उसकी ही अपनी गलती है, क्योंकि बचपन में उसने ट्रेनिंग को कभी सीरियस नहीं लिया था। वह अपने आप को संभालते हुए उठता है और सोचता है कि दिन को अपने बाप से मिलने जाएगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एकदम देखकर चौंक जाता है कि बाहर सियोला बैठी होती है और उसे सलाम करती है। कुछ टाइम पहले की बात करें तो एक दिन ऐसा आया जब सबने देखा कि आसमान में एक क्रैक पड़ गया है और लोग ये देखकर पूछने लगते हैं कि शायद ये कोई सितारा है या कोई और चीज। लेकिन अचानक उस क्रैक में से एक डिमोनिक आंख खुलती है और सब डर जाते हैं। ये वह दिन था जब डीमंस ने उनकी दुनिया पर अटैक किया था और ये कोई नॉर्मल डीमंस नहीं थे, बिल्कुल बहुत जालिम थे और जिन्होंने ने इस सारी दुनिया को तबाह कर दिया था। जहाँ से ये सब पैदा हुए उसे डिमोनिक रेल्म का दरवाजा कहते हैं। सारी क्लैंस ने डीमंस से लड़ने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई जिन्हें सोर्ड स्क्वाड्स कहते हैं। हर फेमस क्लैन के पास एक स्क्वाड थी, लेकिन कूप फैमिली जो यांग का क्लैन है उनके पास 5 स्क्वाड्स हैं। यांग की सबसे बड़ी बहन हिबिकू इन 5 स्क्वाड्स की लीडर है और यांग चुन उस फैमिली का सबसे फेमस शैतान लड़का है जो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। असली जिंदगी में उसने हिबिकू के साथ 6 महीने ट्रेनिंग की और तभी उसका सामना चियोला से हुआ था, जिसे देखकर लगता था जैसे वह बहुत उदास है। अगर असली जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो उनकी मुलाकात 6 महीने बाद होनी थी, लेकिन उस दिन चियोला के साथ एक अच्छी इंटरैक्शन की वजह से फ्यूचर बदल गया और वह अगले दिन उसके दरवाजे पर आ चुकी थी। यांग यह देखकर अभी से ही तंग आ गया और वापस अंदर जाने लगा, लेकिन सियोला उसके कपड़े खींचकर उसे रोकती है और कहती है कि वह उसकी दोस्त बनना चाहती है। सियोला अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पाती कि अचानक उसके दादाजी उसके हाथ पर हाथ मारकर पीछे कर देते हैं और बिना इजाजत के यांग को टच करने के लिए वे अपनी पोती सियोला को डांटते हैं। यांग चुन को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले, लेकिन तभी सियोला उससे माफी मांगने लग जाती है। यांग अभी भी हैरान होकर सोचता है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और उसके दादाजी ऐसे क्यों घूम रहे हैं। तभी वह बूढ़ा आदमी अपना नाम मून वी बताता है। यांग शॉक हो जाता है, क्योंकि जब पिछली जिंदगी में उसका सामना हुआ था तब उसका नाम हायोजन वी था। फिर वह आदमी कहता है कि उसे क्लैन लीडर ने यांग की सेवा करने के लिए कहा है। सियोला भी उसके साथ यांग की सेवा करने के लिए आई है, लेकिन यह सब इतनी तेजी से हो रहा है कि यांग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक लंबी सांस लेते हुए वह सोचता है कि यह सब उसके बाप का किया धरा है। वह उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन दिल में कहता है कि उसकी जिंदगी शुरू से ही खराब है। फिर वह उनसे कहता है कि वे उसे यंग मास्टर की जगह उसके नाम से बुलाएं, क्योंकि उसे ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं। लेकिन ये बूढ़ा आदमी तो बात सुनता ही नहीं। दिन गुजर रहा होता है और बूढ़ा आदमी अपने कामों में बिजी होता है और खुशी से झाड़ू लगा रहा होता है। यांग चुन उसे देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह क्या चक्कर है। फिर वह सियोला की तरफ देखता है। ये छोटी लड़की उसे इम्प्रेस करना चाहती है और अकेले उसके ढेर सारे कपड़े उठाकर चली जाती है। दूसरी मेट्स उसे प्यार से कहती हैं कि वह उनके साथ मिलकर काम करे ताकि उसके लिए आसानी हो जाए, लेकिन सियोला कसम खाती है कि वह यह सब अकेले करेगी। लेकिन शायद आज उसका लक खराब है। उसकी सारी हिम्मत एक पत्थर से टकराकर टूट जाती है और वह जोर से नीचे गिरती है। उसका चेहरा जमीन पर लगता है और ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत दर्द हुआ होगा। कपड़ों की टोकरी भी उसके सिर पर लगती है और वह निराश होकर रो पड़ती है। उसकी यह हालत देखकर यांग चुन सोचता है कि यह लड़की सच में एक अलग ही है। यह हर नॉर्मल काम को बिगाड़ देती है। यांग जानता है कि सियोला दुनिया की सबसे पावरफुल और टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है, लेकिन वह अपनी बॉडी को सही से कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही।
ये सब हालात देखकर यांग चून के सिर में दर्द हो जाता है और तभी उदास सियोला उसके पास आती है। टोकरी अभी भी उसके सिर पर पड़ी हुई है, जिससे वह बहुत क्यूट लग रही है। वह उससे प्रॉमिस करती है कि वह जहाँ भी जाएगा सियोला उसके पीछे पीछे चलेगी, क्योंकि यह उसके दादाजी का ऑर्डर है। इसका मतलब है कि वह बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि सियोला यांग की पर्सनल मेड है। लेकिन यांग को ऐसा लगता है जैसे दूसरी मेड्स ने कोई चाल चली है और उसे इस सब में फंसा दिया है। एक फेमस फैमिली का बेटा होने के नाते यांग चुन को समझ नहीं आता कि अपनी मर्जी से मेड चूज करना ठीक है या नहीं, खासकर जब मामला चियोला को चूज करने का है। और यह भी तो है कि उसका दादाजी जो फ्यूचर का सॉवरेन सोर्ड है वह उस पर नजर रखता रहेगा। चियोला उसके कपड़े ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे वह काम भी ठीक से नहीं होता। यांग यह देखकर पक जाता है और खुद अपने कपड़े संभालकर उसे चिल्लाने को कहता है और सोचता है कि क्या उसके बाप को इस बूढ़े की असली पहचान के बारे में पता है जो सॉवरेन सोर्ड है। उसे याद आता है कि उसे अपने बाप से वैसे भी मीटिंग करनी है। यांग चुन सोचता है कि उसे इस बात का जवाब जल्दी मिल जाएगा। जब वह निकलने लगता है चियोला उसे पकड़ लेती है, लेकिन वह उसे डांट देता है और उसे यहाँ पर रुककर काम पूरा करने को कहता है। यांग के गुस्से की वजह से चियोला रोने लग जाती है और उसके दादाजी भी ये सब देख लेते हैं। फिर यांग चुन चलने लगता है और चियोला से प्यार से बात करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वह अपना काम अच्छे से करेगी तो वह उसे यकवा लाकर देगा। बस इतनी सी बात सुनकर चियोला खुशी से उछल पड़ती है। थोड़ी देर बाद यांग चुन अपने बाप के ऑफिस के सामने खड़ा है और सिर्फ बाहर खड़े रहने से ही उसका दिल डर के मारे बैठ जाता है। वह यह सोचकर डरा हुआ है कि आखिर क्या होगा। फिर वह सोचता है कि क्या उसे उस बूढ़े हायोजन और सियोला के बारे में पूछना चाहिए या नहीं। लेकिन यांग का प्लान एकदम फ्लॉप हो जाता है जब उसका बाप उसे अचानक पीछे से आकर अंदर आने को कहता है। उसके अचानक आने से यांग डर जाता है और उसके मुंह से गाली निकल जाती है। अंदर आकर यांग चुन को बहुत अफसोस होता है कि उसने बाप के सामने जोर से गाली दी। उसे तो लगा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया था। उन दोनों के बीच नए नौकरों को लेकर बात शुरू होती है। यांग चून अपने बाप का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बाप उसे रीजन बताने से इनकार करता है और कहता है कि कुछ टाइम बाद वह खुद समझ जाएगा। यह बात गलत है, लेकिन यांग चुन समझ जाता है कि शायद उसके बाप को उस बूढ़े की असली फॉर्म सॉवरेन सोर्ड के बारे में पता है, लेकिन वह उसके यहाँ आने की वजह को छुपा रहा है। तभी उसका बाप उसे कल होने वाली 9 ड्रैगन काउंसिल के लिए तैयार होने को कहता है। यांग चुन उसे हाँ कर देता है, लेकिन उसे यह बात याद नहीं आती कि वह काउंसिल मीटिंग क्यों होने वाली है। अचानक यांग को कुछ समझ आता है। जैसे ही उसे काउंसिल के बारे में याद आता है तो उसका दिल एकदम परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि इससे तो अच्छा है कि वह मर जाए। कुछ देर बाद मुआन, जो हुआ का पर्सनल गार्ड है, उससे पूछता है कि क्या उसे सच में काउंसिल मीटिंग में नहीं जाना। काउंसिल मीटिंग में न जाने की भी एक वजह है। असल में यह उन रियल सोर्ड स्क्वाड्स को इज्जत देने के लिए है जो डिमोनिक रेल्म से दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान पर खेलते हैं और लोगों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। ये काउंसिल मीटिंग साल में 2 बार होती है ताकि वे अपने हीरोज को अवार्ड्स दे सकें, और इसमें एक रिक्रूटमेंट इवेंट भी होता है जिससे सोर्ड स्क्वाड्स न्यू हीरोज को हायर करते हैं। और यांग तो एक फेमस फैमिली का हिस्सा है, उसे काउंसिल में जाना ही होगा। लेकिन यांग तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और मुआन को उसका सिर काटने को कहता है। लेकिन मुआन सोचता है कि अगर वह जाने से मना करेगा तो फैमिली लीडर शायद यांग चुन को खुद ही मार देगा। और मजे की बात तो यह है कि इस बार काउंसिल को सेकंड एल्डर संभाल रहा है और उसने इस बार प्रॉमिस किया था कि अगर यांग चुन ने हिस्सा न लिया तो उसकी पिटाई करेगा। इस बार हालात उसकी सोच से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। उसे लगता है कि वह गलत टाइम पर पास्ट में वापस आ गया है। दरअसल सेकंड एल्डर एक क्रूज बूढ़ा है जो बचपन से ही यांग के साथ बहुत सख्ती करता था। वैसे देखा जाए तो यांग भी 1 नंबर का शैतान है, इसलिए सेकंड एल्डर भी अपनी जगह ठीक करता है। फिर भी इस बूढ़े ने यांग को यकीन दिलाया है कि वह उसे सही से ट्रेन करेगा और उसे अपनी फैमिली जैसा पावरफुल बनाएगा ताकि वह अपने बाप की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। इस सब की वजह से यांग चुन उसका शुक्रगुजार है, लेकिन साथ ही उसे डर भी लगता है क्योंकि वह बूढ़ा उससे कभी न खत्म होने वाली ट्रेनिंग करवाता है और ढेर सारा काम करवाता है। लेकिन यह अच्छा भी है क्योंकि सेकंड एल्डर हमेशा उसका ख्याल रखता है और उसका बाप उसे हमेशा से ही इग्नोर करता रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि सेकंड एल्डर के होते हुए भी वह अपनी असली जिंदगी में डीमन आर्मी का हिस्सा बन गया। टाइम इतनी जल्दी गुजरा कि उनके निकलने का टाइम आ चुका है। उसे कहा गया था कि जब गाड़ी तैयार होगी तब उन्हें निकलना है। तो यांग चुन नौकरानी होंगवा से पूछता है कि क्या अपडेट है। होंगवा बताती है कि वह चियोला का ख्याल रख रही है, इसलिए देर हो रही है। यह सुनकर यांग सोचता है कि शायद चियोला ने फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह तो उसे तैयार करने में लगी हुई थी और उसे अच्छे कपड़े पहना रही थी। चियोला को ऐसे तैयार हुआ देखकर यांग चुन का दिल धड़क उठता है और उसकी प्यारी और इनोसेंट स्माइल को देखकर एकदम शर्मा जाता है। चियोला खुशी से उसके पास आती है और बताती है कि दूसरी मेड्स उसकी खूबसूरती
खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। वैसे सच तो यह है कि यांग चुन भी उसे देखकर हैरान रह गया है। सियोला हिम्मत करके सीधा पूछती है कि क्या वह सुंदर लग रही है। उसका इतना ही पूछना था कि यांग शर्म के मारे डूब जाता है। वह इतना शर्मिंदा है कि उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह बात ही बदल देता है। कुछ देर बाद वे निकल जाते हैं। उनकी गाड़ी तेजी से चल रही है। इतना लंबा सफर करके चियोला को भी मजा आ रहा है। उसने कभी जिंदगी में गाड़ी का सफर नहीं किया था, इसलिए वह काफी खुश है और एक्साइटेड है। मुआन यांग को बताता है कि 9 ड्रैगन काउंसिल मीटिंग दूसरे डिस्ट्रिक्ट के चेओन सिटी के ट्रेड सेंटर में हो रही है, जो उनके सिटी का सबसे फेमस एरिया है। क्योंकि ये 4 घंटे काफी लंबा होने वाला है, तो यांगचुन सोचता है कि उसे थोड़ी देर सो जाना चाहिए। लेकिन पीछे ही सियोला ने एक्साइटमेंट की वजह से इतना शोर मचा रखा है कि वह कैसे सो सकता है। तभी यांग उसके मुंह में यकवा घुसाता है और चुप करने को कहता है। यह टेक्निक काम कर जाती है और सियोला सच में चुप हो जाती है और वह सुकून से थोड़ी देर के लिए सो जाता है। लेकिन उसके सोने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके सोने के 1 सेकंड बाद ही उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि 4 घंटे गुजर गए हैं और वे लोग पहुंच गए हैं। यांगचुन गाड़ी से उतरता है और लोगों से भरे सिटी को देखता है, जहाँ हर तरफ कलरफुल लाइट्स उस फेस्टिवल को 4 चांद लगा रही है। वह थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है और अचानक ईल चियोन उसके पास आता है, जो इस एरिया का ऑफिसर है। वह यांग से मिलने के लिए काफी बेचैन था। यांगचुन उसे रिस्पेक्ट से अपना इंट्रोडक्शन देता है, क्योंकि वह एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है। ऑफिसर बताता है कि उसकी बहन और सेकंड एल्डर की वजह से पहला दिन आसानी से गुजर गया है। लेकिन यंसुकू का नाम सुनते ही यांग का दिल बैठ जाता है और उसे उसका गंदा एटीट्यूड याद आता है। वह दुआ करता है कि वह उससे न मिले, लेकिन शायद आज उसका लक कुछ ज्यादा ही खराब है, क्योंकि अगले ही पल यंसुकू उसके सामने आ जाती है। हमेशा की तरह वह उसे नीची नजर से देखती है और उसका एटीट्यूड इतना बुरा है कि यांग उससे बात भी नहीं करना चाहता। यंसुकू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इस बार भी फेस्टिवल में यह यांग हमेशा की तरह सबको निराश करेगा और उसे राय देती है कि वह यहाँ सबके सामने नहीं आए तो बेहतर है। लेकिन पहले की तरह गुस्सा होने के बजाय यांगचुन उसे आराम से कहता है कि वह अपने कमरे में रहेगा। यांगचुन का इतना मैच्योर रिप्लाई देखकर उसकी शो ऑफ बहन दंग रह जाती है। अचानक उसका ध्यान उस लड़की पर जाता है जो यांग के पीछे छुपी हुई है। यंसुकू गुस्से से उस पर इल्जाम लगाती है कि यांग यहाँ लड़कियों के साथ डेट करने आया है। ये कहकर वह चली जाती है और जाते हुए भी अपने भाई को एक थरकी कहती है, जो खुद को संभाल नहीं सकता। दरवाजा बंद होने पर यांगचुन सोचता है उसकी पागल बहन को असल में क्या हो गया है, वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर वह ऑफिसर चियोन से माफी मांगता है कि उन्हें यह सब तमाशा देखना पड़ा, लेकिन कमरे में जाने के बजाय वह सियोला को साथ लेकर जल्दी से मेन अरीना की तरफ चला जाता है। यह अरीना बहुत बड़ा है और इसकी एंट्रेंस को भी काफी धमाकेदार बनाया गया है। पहले दिन यांग की फैमिली के 5 स्वॉर्ड स्क्वाड्स की तारीफ हुई और दूसरे दिन न्यू हीरोज को रिक्रूट किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यांग की फैमिली के लोगों को इस कंपटीशन में नहीं लड़ना पड़ता। यांगचुन सोचता है कि अब आराम से जिंदगी जिएगा, लेकिन तभी सेकंड एल्डर कहीं से आ जाता है। यांग सोच ही रहा था कि उसका दिन अच्छा होने वाला है, लेकिन अब सेकंड एल्डर उसका दिन खराब करने आ चुका है। सेकंड एल्डर एक भयानक आवाज में बोलता है कि उसे खुशी है कि यांग फेस्टिवल में आया है। वह अपना हाथ यांग की तरफ बढ़ाता है तो यांगचुन डर जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी पिटाई होगी। लेकिन हैरानी से बूढ़ा सिर पर उसे थपथपाता है और पूछता है कि ऐसी क्या बात हुई है कि यांग ने यहाँ आने का सोचा है और आखिरकार आ भी गया है। यांगचुन की जिंदगी का एक मिशन सेकंड एल्डर से दूर भागने का है। हर बार जब यांग कहता है कि सेकंड एल्डर गुस्से में है, तो वह बूढ़ा ऐसा दिखावा करता है जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं है। वैसे ये बूढ़ा यांग से बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह घर का इकलौता बेटा है। दूसरी तरफ चियोला सेकंड एल्डर से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होती है कि चीख उठती है, लेकिन वह बूढ़ा उसे ऐसे देखता है जैसे उसे खा जाएगा। ये देखकर चियोला की सारी एक्साइटमेंट एकदम डर में बदल जाती है। वह ऐसे डर के मारे बहुत क्यूट लग रही है और भागकर यांगचुन के पीछे छुप जाती है। यांगचुन बूढ़े को डांटते हुए कहता है कि उसे लोगों को ऐसे घूरना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए। यह सुनकर द सेकंड एल्डर सच में थोड़ा नरम पड़ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड है। तो यांगचुन जल्दी से कहता है कि चियोला के कपड़े देखकर कोई भी बता सकता है कि वह उसकी नौकरानी है। सियोला शर्माकर छुप जाती है और सेकंड एल्डर कहता है कि यांग को रात के लिए थोड़ी देर सो जाना चाहिए। जाते जाते वह आराम से बोलता है कि अगर यांग फेस्टिवल से भागा तो वह उसकी जान ले लेगा। यांग खुद भी कंफ्यूज्ड है कि यह बूढ़ा उसे प्यार करता है या नफरत, उसे समझ ही नहीं आता। सियोला उस बूढ़े को बेयरमैन कहती है, तो अब से उसका नाम हम बेयरमैन रख देते हैं। बेयरमैन सोचता है कि इस बार लड़के में कुछ अलग है। उसे फील होता है कि यांग इस बार अजीब एक्ट कर रहा है। फेस्टिवल के दूसरे दिन यांगचुन सुबह सुबह अरीना में पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां एक लंबी सी लाइन के पीछे वेट करना पड़ता है, क्योंकि इस कंपटीशन के रूल्स इतने आसान हैं कि कोई भी हिस्सा ले सकता है। जो भी स्वॉर्ड स्क्वाड्स में रिक्रूट हो जाता है उसे सबसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इसलिए हर कोई रिक्रूट होने के लिए आ चुका है। अचानक सियोला का जिस्म डर से कांप उठता है और उसे लगता है कि बेयरमैन उसे मारने आ रहा है। वह कहती है कि उन्हें बेयरमैन को कहीं दूर छोड़ आना चाहिए। यांगचुन को समझ नहीं आता कि उसे इतना डर क्यों लग रहा है, लेकिन वह उसे ज्यादा ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि उसे पता है कि यह
सॉवरेन सोर्ड की पोती है। वह चियोला को प्रॉमिस करता है कि मुआन उन्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें कुछ नहीं होने देगा। मुआन को तो समझ ही नहीं आता कि बेयरमैन क्या होता है। तभी यांग उसे बताता है कि वह सेकंड एल्डर की बात कर रही है, लेकिन मुआन सोचता है कि सेकंड एल्डर से पंगा लेना उसे भारी पड़ सकता है। तो दोनों मजाक में डिसाइड करते हैं कि चियोला को सैक्रिफाइस कर देना ज्यादा बेहतर है। लेकिन चियोला इस बात को दिल से लगा बैठती है और सोचती है कि आज उसका मरना तय है और वह सबकी खुशी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी ये इनोसेंट बातें देखकर यांग का दिल खुश हो जाता है। यांग चुन बार बार कहता है कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन चियोला बस इतना चाहती है कि वह उसे खुशी से मरने के लिए ढेर सारे मोमोज खरीद दे। यह सुनकर यांग चियोला की बात मान लेता है। जब चियोला चली जाती है तो मुआन कहता है कि यांग चियोला का इतना खास ख्याल क्यों रख रहा है, जबकि वह एक नॉर्मल सी नौकरानी है। असल में यांगचुन अभी भी उसे अपनी पुरानी जिंदगी वाली चियोला समझता है और सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे चियोला की जरा भी परवाह नहीं। लेकिन मुआन बहुत चालाक है और बोलता है कि शायद यांग को वह पसंद है क्योंकि उसने अपने पैसों से उसके लिए मोमोज खरीदे। यांगचुन इसका जवाब नहीं दे पाता, बस मुंह फेर लेता है। मुआन खुश हो जाता है और समझ जाता है कि जैसा उसने यांग के बारे में सुना था वह वैसा नहीं है। यांगचुन उसे डांटता है और कहता है कि उसने सिर्फ मोमोज ही तो लेकर दिए हैं, इसलिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और ये भी बोलता है कि मुआन ने भी तो दूसरों की बातों के चक्कर में उसे गलत समझा। मुआन को उसका बॉडीगार्ड बने बस 2 हफ्ते हुए हैं, क्योंकि यांगचुन जब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आया था उसी दिन उसे यह बॉडीगार्ड मिला था। तभी उन्हें एक औरत की ऊंची आवाज सुनाई देती है जो एक लड़की को अकेले घूमने की वजह से डांट रही होती है। लेकिन वह लड़की कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि कूप फैमिली के बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ। यह आवाज यांगचुन को जानी पहचानी लगती है और वह यादों में खो जाता है। तभी योबी जो उस लड़की की मेड है उससे कहती है कि अगर वह कूप फैमिली के यंग मास्टर से टकराई तो उसके लिए मुश्किल होगी। वैसे देखा जाए तो यांग की फैमिली में बहुत सारे लड़के हैं, तो शायद वह किसी और की बात कर रही होगी। यांगचुन के हिसाब से इतनी भीड़ और रश में उस लड़की का उससे मिलना इम्पॉसिबल है। लेकिन यांग एकदम परेशान हो जाता है। तभी लड़की पीछे मुड़ती है और हैरानी से देखती है कि सामने यांगचुन खड़ा है। उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। मुआन उसके कान में चुपके से कहता है कि उनके चेहरों को देखकर हालात थोड़े से ऑकवर्ड लग रहे हैं। यांगचुन सोचता है कि क्या वह इन लोगों को जानता है, लेकिन तभी उसे सब याद आ जाता है क्योंकि उस लड़की का चेहरा वह कभी नहीं भूल सकता और उसकी ब्लैक स्टोन रिंग और ऑब्सिडियन जैसी काली आंखों को कैसे भूल सकता है। किसी को उस अंगूठी पर बने निशान का मतलब नहीं पता, लेकिन यांगचुन जानता है कि यह हाउस ऑफ पिंक की निशानी है और यह लड़की उसकी पुरानी मंगेतर है। वह उस टाइम के बारे में सोचता है जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी। दोनों बच्चे बड़े परिवारों से थे और दोनों की एज भी मिलती जुलती थी। हाउस ऑफ पिंक ने सोचा कि यह लड़का एक दिन अपने क्लैन का लीडर बनेगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर दिया। लेकिन यांग ने सारे काम उल्टे कर दिए और हर जगह अपना नाम बदनाम कर दिया। उसकी बदनाम शैतानी की वजह से हाउस ऑफ पिंक डर गया और आखिरकार यांग ने उनसे कुछ ऐसी बातें की कि उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। अचानक लड़की तुरंत पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन यांगचुन उसकी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल करता है। तो वह कहती है कि उसे कोई जरूरी काम है और वैसे भी उसे यांग को हर चीज बताना जरूरी नहीं है क्योंकि यह सिटी उसकी फैमिली के कंट्रोल में है, इसलिए वह जो चाहे कर सकती है। यांगचुन उसे ठंडा जवाब देता है जिससे उसका गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। वह उसे याद दिलाती है कि वह उससे 1 साल बड़ी है। यह सुनकर यांग जल्दी से उसकी रिस्पेक्ट करता है और उससे ठीक से बात करता है। फिर सियोला की तरफ मुड़ता है और उसे मोमोज लेकर यहाँ से जाने को कहता है। यहाँ सियोला ने तो ढेर सारे मोमोज जमा कर लिए हैं और वह खुशी से निकलने को तैयार है। उस लड़की को बाय कहते हुए यांगचुन अपनी पुरानी मंगेतर से एंजॉय करने को कहता है। यह सुनकर उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह यह बात सोचकर पछताती है कि उसे सबके सामने यांग से मिलना पड़ा। वह सियोला को घूरती है और उसे यह सोचकर जेलसी होती है कि यांगचुन को इतनी सुंदर मेड मिल गई है। वह दिल में सोचती है कि यह वही थर्की लड़का है। उसे यांग के कहे हुए वे वर्ड्स याद आते हैं जब उसकी एंगेजमेंट खत्म होते हुए उसने कहा था। उस दिन यांग ने उसे एक चालाक माँ की बिगड़ी हुई बेटी कहा था और उसकी माँ का मजाक उड़ाया था। यांग की बातें सुनकर वह इतने गुस्से में थी कि वह उसे मारने वाली थी, लेकिन यांगचुन तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वह अपनी बात से पीछे नहीं हटा। तो लड़की ने गुस्से में आकर उसे एक पावरफुल पंच मारा। वह यांग से बहुत निराश थी क्योंकि उसने उनकी एंगेजमेंट का भी ख्याल नहीं किया और इतनी बदतमीजी की। तभी उसकी मेड योबी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसका हाथ झटक दिया और अपना पांव उसके चेहरे के पास रखती है और उसे मारने के लिए चेयर उठा लेती है। वह दिन सच में एक अजाब जैसा था। आज भी उस लड़की को लगता है कि यांग बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिख रहा और वह चियोला के मोमोज संभाल रहा है जैसे अब वह बदल गया हो। वह इसे एक अजीब दिन समझकर टाल देती है और सोचती है कि यह बदमाश कभी सुधर नहीं सकता, लेकिन उसके दिल में एक ख्याल रह जाता है कि शायद वह बदल गया है। अचानक एक जोरदार आवाज आती है। कोई बंदा गुस्से में चिल्लाता है कि रिक्रूटर्स उसे अरेस्ट करेंगे। यह सुनकर सब चुप कर जाते हैं। जब ये लोग लड़ रहे होते हैं, यांगचुन कहता है कि शायद उन्हें हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है। मुआन कहता है कि जब तक उनकी जरूरत न हो उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। आखिर में वे डिसाइड करते हैं कि रिक्रूटर्स ही उस शोर करने वाले प्रॉब्लम मेकर को संभाल लेंगे और वैसा ही होता है। लेकिन तभी यह बंदा रिक्रूटर को जमीन पर पटक देता है और कहता है कि यह उसकी पावर का प्रूफ है।
लेकिन उसके इस एटीट्यूड की वजह से उसे कंपटीशन से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और अब वह कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। मोहन कहता है कि अब शायद उन्हें कुछ करना चाहिए, जबकि सियोला इस सब तमाशे से खुश होती है। मोहन हैरान है कि यांग इस मामले को इग्नोर कर रहा है। यांग चुन कहता है कि वह इस गड़बड़ से दूर रहना चाहता है। सिचुएशन और खराब होने लग जाती है और रिक्रूटर्स अपने फैसले पर अड़े हैं। वे कहते हैं कि जब तक यह आदमी अपनी पहचान नहीं बताता, वे उसे कंपटीशन में एंटर नहीं होने देंगे, चाहे वह कितना भी पावरफुल क्यों न हो। यह सब मैटर नहीं करता। गुस्से से तंग आकर वह आखिरकार अपनी पहचान बताता है और कहता है कि हाउस ऑफ पिंक का मेंबर है। दरअसल यह बंदा यांग चुन की एक्स मैनेजर का भाई है। यह सुनकर दोनों उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों हैरान होते हैं कि यह कंपटीशन में क्यों घुस रहा है। यह जानने के लिए थोड़ा समय पीछे जाते हैं। एक दिन लड़की देखती है कि उसका भाई सुबह जल्दी उठ गया है। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आया है। वह तो मस्ती में खाना खा रहा था और आग जलाकर एंजॉय कर रहा था। बहन को उसकी हरकतों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे उस वुडन नेम प्लेट की फिक्र थी जो उसके हाथ में थी। उसके भाई ने मजाक किया कि वह उस वुडन नेम प्लेट को जला देगा। यह सुनते ही उसकी बहन ने एक पत्थर से उसे मारना शुरू कर दिया। वह उसकी शैतानियों से तंग आ चुकी थी। दरअसल उसका भाई हाउस ऑफ पिंक की हिस्ट्री का सबसे छोटा वॉरियर था, जिसने अपने बाप से यह नेम प्लेट सीधे हाथ से ली थी। वह सीरियस बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई अभी भी मजाक में लगा हुआ है और इस बार बहन ने उसे और जोर से मारा। वह उसे एक वॉरियर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाती है और उसकी बातें सुनकर उसके भाई का चेहरा उदास हो जाता है, जैसे वह ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करना चाहता। उसकी बहन उसे देखती है और कहती है कि वह एक जीनियस है और जिंदगी भर उसने बड़े कारनामे किए हैं, फिर भी वह खुश नहीं है। उसका भाई एकदम नर्वस हो जाता है और एक अजीब स्माइल के साथ कहता है कि वह घर छोड़कर थोड़ी देर के लिए निकलना चाहता है। बहन उसे रोकने के बजाय उसे थोड़ी देर घूमने को कहती है। यह बात उसके भाई के छोटे से दिमाग में एक ऐसा आइडिया जगाती है जिसके बारे में उसकी बहन ने कभी सोचा भी नहीं था। आज उस दिन को 4 महीने गुजर गए हैं और उसने बस एक छोटा सा नोट छोड़ा कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। आज उसकी बहन गुस्से में आग बबूला थी और अपनी मेड योबी से शिकायत करती है, जिसने उसे बताया कि वेग्रेंट क्लैन को शायद उसके भाई के बारे में पता है। बहन ये सोचकर मरने वाली थी कि उसका भाई कहाँ खो गया है, लेकिन उस सिटी का रास्ता उसे आज तक समझ नहीं आया। आज इतने समय बाद वह उसी शैतान से टकरा गई जो 9 ड्रैगन काउंसिल के कंपटीशन में घुसने के लिए सबसे लड़ रहा था। वहाँ रिक्रूटर्स के साथ तमाशा करते हुए कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। इस शोर की वजह से यांग चुन और मुअन ने भी इस लड़ाई को देखा। उन्होंने सुना कि वह ब्लैक नाइट ब्लेड टेक्निक यूज करने की बात कर रहा है, जो हाउस ऑफ पिंक की स्पेशल टेक्निक है। यांग चुन समझ गया कि हालात अब और खराब होने वाले हैं, इसलिए वह यहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन उसका लक आज सच में खराब था। अचानक बेयरमैन ने बिल्कुल गलत टाइम पर उसका चेहरा पकड़ लिया। वह बूढ़ा इस शैतान से काफी इम्प्रेस्ड था, क्योंकि वह पिंक फैमिली से है और उसे कंपटीशन में एंटर होने दिया। उसे देखकर वू जिन पिंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और हाउस ऑफ कूप के सेकंड एल्डर से मिलकर उनकी रिस्पेक्ट करता है। यह सब ड्रामा देखकर सेकंड एल्डर हंसी के मारे लौटपोट हो जाता है और क्योंकि उसने वू जिन की काफी तारीफ सुनी है, तो वह उसे शामिल करने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रिक्रूटर्स इस सबके खिलाफ है क्योंकि उन्हें अब भी लड़के की पहचान पर शक है, लेकिन द सेकंड एल्डर मानता है कि वू जिन सच बोल रहा है, क्योंकि द सेकंड एल्डर उसके बाप को जानता है और उसका फेस उसके बाप से मिलता है, और तो और उसने अपनी फैमिली रिंग भी पहन रखी है। इस बात से प्रूव होता है कि वह पिंक फैमिली से है। यह सुनकर यांग चुन भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह वू जिन है। बेयरमैन कहता है कि कंपटीशन को इसलिए रखा गया है ताकि लोगों को बड़े स्क्वाड्स में रिक्रूट कर सके। तो वह हैरान है कि हाउस ऑफ पिंक का बेटा यहाँ क्या कर रहा है। वू जिन पूरे दिल से कहता है कि उसे अपने घर में मजा नहीं आता। यह सुनकर सेकंड एल्डर फिर से हंसने लग जाता है, जबकि यांग चुन सोचता है कि ये दोनों तो बिल्कुल पागल हैं। वू जिन आराम से बताता है कि वह घर से इसलिए भागा क्योंकि उसे रूल्स तोड़ने का दिल करता है, और ये बात सुनकर बूढ़े को और हंसी आ जाती है। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि वू जिन 23 साल का है। यांग को लगा था कि वह उससे 1 या 2 साल बड़ा है। सेकंड एल्डर हाउस ऑफ पिंक के इस जीनियस से मिलकर बहुत खुश होता है और यांग चुन को निराशा भरी नजर से देखते हुए कहता है कि वह वू जिन के मुकाबले में बहुत वीक है। मुआन और चियोला यांग चुन की तरफ देखते हैं और उससे जवाब मांगते हैं, लेकिन वह बस उन्हें चुप रहने को कहता है और चुपके से उसकी कड़वी बातें सुन लेता है। यांग चुन सोच में पड़ जाता है। वह वू जिन से जरा भी जेलस नहीं है और इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वह उससे बहुत वीक है, क्योंकि हाउस ऑफ पिंक का यह वॉरियर सच में एक ड्रैगन है। ये वही लड़का है जो आगे जाकर हेवनली ब्लेड के नाम से फेमस होगा। अचानक यांग चुन को याद आता है कि वह वू जिन की बहन से पहले मिल चुका है, और तभी आईपेन दौड़ती हुई अपने भाई को ढूंढती हुई वहां आती है। सब सोच रहे थे कि इतने अरसे बाद मिलने के बाद वह उसे ढेर सारा प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वह आते ही सीधा उसके मुंह पर एक पंच दे मारती है और वू जिन को जमीन में फंसा देती है। पेन गुस्से में आग बबूला हो चुकी है और चिल्लाती है कि उसका शैतान भाई आखिर हाउस ऑफ पिंक का अगला लीडर बनने के बाद भाग क्यों गया। वू जिन का चेहरा अभी भी जमीन में फंसा हुआ है और वह हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफी मांगता है, लेकिन उसकी बहन जॉन विक मोड में है और 1 सेकंड भी सांस नहीं लेने देती और उसकी पिटाई शुरू कर देती है। उसे मारते हुए चिल्लाती है कि वह यह सुनकर बहुत निराश
हुई है कि उसका भाई अपने घर को छोड़कर हाउस ऑफ कूप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया है। उसने मार मारकर वूजिन की हालत ही बिगाड़ दी है और सबको उसे बचाने को कहता है, लेकिन आज पेन के हाथों उसका कत्ल होना लिखा है। वह उसे और जोर से मारना शुरू कर देती है। बेयरमैन इस सब तमाशे से बोर हो जाता है और उन्हें अपनी भयानक आवाज में रुकने का ऑर्डर देता है। पेन एकदम डर जाती है और उससे माफी मांगती है और खुद को डिफेंड करते हुए प्रॉमिस करती है कि हाउस ऑफ कूप को आगे जाकर इसका बदला जरूर देगी। वह अपने भाई को यहाँ से चलने को कहती है, लेकिन उसका जिद्दी भाई कहता है कि वह यहीं रहेगा। पेन हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वह फिर से पिटना चाहता है, लेकिन इस बार वूजिन मजाज के मूड में नहीं है बल्कि सीरियस है। इतना सीरियस कि पेन भी डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक इसे क्या हो गया है, लेकिन वूजिन साफ साफ कहता है कि हाउस ऑफ पिंग में कोई मजा नहीं रहा। उसके हिसाब से यह सब उसकी पुरानी जिंदगी से बेहतर है। पेन नरमी से समझाती है कि वह अब वहाँ का अगला लीडर है, उसे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होगी। लेकिन वूजिन कहता है कि वह घर का लीडर बनने से पहले थोड़ा एंजॉय करना चाहता है। अगर वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेगा तो या तो वह उसके हाथ पांव तोड़ देगी या कोई उसे मार देगा, और वह ये दोनों नहीं होने दे सकता। तो वह तीसरा रास्ता चुनता है। वूजिन खुलकर कहता है कि उसे हाउस ऑफ पिंग का लीडर बनने का ख्याल ही पसंद नहीं, और हाउस ऑफ पिंग के लोगों के तौर तरीके ऐसे हैं कि उन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता। वह यह टाइटल अपनी बहन को देने को कहता है। यांगचुन सोचता है कि बेयरमैन वूजिन को स्क्वाड में रिक्रूट क्यों करना चाहता है। ये तो कंपटीशन लड़ने वालों के लिए भी बड़ा मसला है और दूसरी फैमिलीज भी इससे अग्री नहीं करेंगी। सेकंड एल्डर भी इस बात को मानता है और कहता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। तो वह वूजिन को बुलाता है और उसे अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज देता है। वह कहता है कि अगर वूजिन जीता तो वह सोर्ड स्क्वाड का मेंबर बन सकता है। पेन सोचती है कि यह कोई मजाक है, लेकिन बूढ़ा आदमी बिल्कुल सीरियस है और कहता है कि रिजल्ट निकालने के लिए सिर्फ 10 अटैक्स ही काफी होंगे। वूजिन की आंखें जोश से चमक रही हैं। बेयरमैन अपनी शर्त बताते हुए कहता है कि अगर वूजिन का एक भी वॉर उसे टच हो गया तो वह जीत जाएगा। अचानक वूजिन तेजी से उसके पीछे भागता हुआ आता है। ऐसा लगता है जैसे वह पहले वार में उसे गिरा देगा, लेकिन एकदम सीन बदल जाता है और बूढ़ा एक शैतानी वार से उसे जवाब देता है। सबको लगता है वूजिन की तो मौत हो गई है। दूसरी तरफ सब कंपटीशन अरीना में आ चुके हैं, जहां यांगचुन और उसकी बहन यंसुकू की फाइट फिक्स हो चुकी है। यंसुकू तो दूसरों के सामने फूल जैसी बन रही है, लेकिन यांगचुन सोचता है कि वह इस नरक में आखिर क्यों आया है और सब फाइटर्स में उसे अपनी बहन के साथ ही क्यों लड़ना पड़ रहा है। यहाँ वूजिन का शायद आज का दिन बैड लक था, क्योंकि बूढ़े ने उसे टॉर्नेडो की तरह जमीन में पटक दिया और पहले ही वार में उसे हरा दिया। फिर यह बूढ़ा एक सेकंड में किलिंग मशीन से वापस एक केयरिंग बेयर ग्रैंडपा बन गया। यांगचुन सोचता है कि सेकंड एल्डर ने उस पर अटैक क्यों किया, जबकि वह तो इजीली उस अटैक को डॉज कर सकता था। तभी बेयरमैन कहता है कि उसने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन यह सब हो गया। यांगचुन डरता है कि अगर हाउस ऑफ पिंग को इस बात का पता चला तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, लेकिन इस बूढ़े को तो बिल्कुल परवाह नहीं है। यांगचुन पेन को तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि उसका भाई ये पंच डिजर्व करता था। वह सोचती है कि शायद यही एक तरीका था उसके भाई को सबका सिखाने का। वैसे उसकी बात तो ठीक है, लेकिन द सेकंड एल्डर इस बात को नहीं मानता और कहता है कि उसने तो बस थोड़ी सी मस्ती के लिए फाइट की थी। ये सुनकर यांगचुन का मुंह खुला रह जाता है और वह सियोला से कहता है कि उन्हें इस बूढ़े से दूर भागना चाहिए। लेकिन सियोला को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म का सीन देखकर फुल जोश में है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। यांगचुन सोचता है कि ऐसा क्या हुआ जो इस जैसी इनोसेंट लड़की आखिर दुनिया की सबसे खतरनाक योद्धा बन गई। लेकिन सियोला बेयरमैन की तारीफ करती है, जिसे सुनकर बेयरमैन बहुत खुश हो जाता है और उस क्यूट सी लड़की के साथ एक छोटा स्नैक भी शेयर करता है। सियोला तो एकदम जैसे बदल गई है। पहले वह डर के मारे सामने ही नहीं आती थी, लेकिन अब तो वह बेयर ग्रैंडपा की दीवानी हो गई है। यांगचुन को अकेला देखकर सेकंड एल्डर सोचता है कि उसे भी एक गिफ्ट देना चाहिए, और वह क्या, एक गिफ्ट के नाम पर कंपटीशन के आखिर में उसकी फाइट फिक्स कर देता है। और इस तरह यांगचुन की फाइट यंसुकू से तय हो जाती है। उसकी बहन सबके सामने हैरानी से कहती है कि वह सोर्ड क्यों नहीं उठा रहा, क्या उसे लड़ना नहीं है। यांगचुन भी सोच में पड़ जाता है कि क्या वह इस एज में तलवार चलाता भी था। 9 फ्लेम ब्लेज व्हील की टेक्निक से कोई भी वेपन पावरफुल हो सकता है, लेकिन एक सोर्ड पर यह टेक्निक सबसे अच्छी तरह लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि यांगचुन को तलवार चलानी आती ही नहीं है, क्योंकि उसने फ्यूचर में फिस्ट फाइट स्टाइल चूज किया था। यांग कहता है कि ये हाथ ही काफी हैं। यंसुकू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास वेपन हो या ना हो। खैर, यंसुकू को इस बात की बहुत खुशी है कि उसे अपने भाई को जी भरकर मारने का चांस मिला है और वह यांग को पूरी दुनिया के सामने जलील कर सकेगी। उसकी बहन तो सच में पागल है। यांगचुन भी बहुत डरा हुआ है। उसे वह बात याद आती है जब सेकंड एल्डर ने उसे यंसुकू से फाइट करने का आइडिया दिया था। उसका दिल तभी खराब हो गया था। बेयरमैन ये देखकर उदास हो गया था और कहता है कि बिना यांग के फाइट किए ये कंपटीशन बोरिंग हो जाएगा।
यांग चुन समझ गया कि यह बूढ़ा बस तमाशा देखना चाहता है। उसने प्लान बनाया था कि मैच शुरू होते ही हार मान लेगा, लेकिन द सेकंड एल्डर ने उसका दिमाग पढ़ लिया और वूजिन की बेहोश बॉडी की तरफ इशारा किया। उसके इस इशारे का मतलब साफ था कि अगर यांग ने हार मानी तो वह भी उसका यही हाल कर देगा। यांग चुन सोचता है कि इतने ज्यादा लोगों के सामने हारने से उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन तभी बूढ़ा पूछता है कि क्या वह पहले ही हार मान चुका है। यह बात यांग चुन के दिमाग में गूंजती है। वह सोचता है कि नई जिंदगी बहुत कीमती है, उसे इस जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए वह यनसुकु से फाइट नहीं करना चाहता ताकि और कोई प्रॉब्लम न बने। वह यह सब सोच रहा होता है कि तभी यनसुकु चिल्लाती है और अपने भाई पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वह अपने भाई से बहुत नफरत करती है। उसे यह बात जरा भी पसंद नहीं कि सिर्फ एक लड़का होने की वजह से उसे घर का अगला लीडर चुना गया। लेकिन तभी लड़ाई शुरू हो जाती है और यह लड़की दीवानी हो जाती है और तेजी से तलवार चलाती है, लेकिन यांग चुन उसके वार से बच जाता है। वह दूसरा अटैक करती है तो वह उससे भी झुककर निकल जाता है, लेकिन यनसुकु का कॉम्बो अटैक अभी खत्म नहीं हुआ। वह एक हॉरिजॉन्टल स्लैश मारती है, लेकिन यांग चुन पीछे हटकर फिर झुक जाता है। ये सब देखकर यनसुकु को एकदम डर लग जाता है, क्योंकि उसका भाई सिर्फ सेकंड रिंग पर है, लेकिन एक फिफ्थ रिंग फाइटर की तरह उसके अटैक से बच रहा है। लेकिन यहाँ यांग चुन सोचता है कि वह हर वार से मुश्किल से बच रहा है, लेकिन उसकी बॉडी काफी थक गई है। इस बात से उसे पता लग जाता है कि उसे और टीआर पेनिंग की जरूरत है, लेकिन वह अभी तक डिसाइड नहीं कर सका कि वह इस फाइट से कैसे बचेगा। एक रास्ता है कि वह एक वॉर खा ले और बेहोश होने का नाटक करे, लेकिन जिस तरह यनसुकु अटैक कर रही है उसे नाटक करने की भी जरूरत नहीं है, वह सच में बेहोश हो जाएगा। यनसुकु फिर से अटैक करती है और उसका यूनिफॉर्म पकड़कर उसे रोकती है और अपनी तलवार से वार करती है, लेकिन वह फिर बच जाता है और जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है, क्योंकि वह यनसुकु के अटैक से कट जाता है। यांग चुन उसे और गुस्सा दिलाता है और कहता है कि वह उसके खून की इतनी प्यासी क्यों है। उसके अटैक्स पहले से ही पता चल जाते हैं। वह उसे फाइट रोकने को कहता है और पूछता है कि उसे यांग से इतनी नफरत क्यों है। उसकी नफरत साफ नजर आ रही है, क्योंकि इस फाइट में उनके पास असली सोर्ड्स भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने उसका सूट काट दिया। यनसुकु कहती है कि उसे यह कड़वा सच एक्सेप्ट करना होगा कि वह कभी इस फैमिली की लीडर नहीं बन सकती। वह सिर्फ इस सिस्टम की वजह से बनने जा रहा है। वह इतना वीक है, जबकि यानसुकु अपनी जिंदगी टीआर पेनिंग करती रही, और दूसरी तरफ यह लड़का जो कुछ नहीं करता, न कोई टीआर पेनिंग करता है, और एक कचरे के ढेर की तरह सिर्फ लड़का होने के नाते अगला लीडर बन गया। उसे इस नाइंसाफी की वजह से उससे इतनी नफरत है। यनसुकु एक कदम आगे बढ़ती है और अपनी तलवार में इंटरनल पावर भर देती है और फाइट का इंटेंसिटी लेवल बढ़ा देती है। यांग चुन यह देखकर हैरान है। उसकी बहन थर्ड रिंग से भी आगे निकल चुकी है। वह उस पर अटैक्स का एक तूफान करती है और पूरी कोशिश करती है कि यांग पर एक अटैक कर सके। वह उसे डरपोक और निकम्मा कहती है और यह भी कहती है कि वह बस हर चीज से भागता रहता है, क्योंकि उसे और कुछ आता ही नहीं है, उसमें कोई टैलेंट नहीं है, और कहती है कि अगर वह ऐसी जिंदगी जीता रहा तो शायद उसे मार देना ज्यादा बेहतर है। यांग चुन चुपचाप उसकी कड़वी बातें सुनता है, लेकिन अगले ही अटैक से उसके फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। यांग चुन बिना डर के वहां खड़ा है, कुछ नहीं करता, क्योंकि यनसुकु उसकी माँ के लिए भी बुरी बातें कहती है। यांग से यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह उसका हाथ पकड़कर उसका अटैक रोक देता है और उसे एक गुस्से वाली नजर से घूरता है और पूछता है कि उसने क्या सोचकर यह बकवास की है। यनसुकु अपनी बड़ी बहन की तारीफ करती है, जो 15 साल में सीरिंग ब्लेड बनी, 20 साल में बेकरून बनी और अब हाउस ऑफ कूप के 5 सोर्ड स्क्वाड्स की लीडर बन चुकी है। सबने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी वह हाउस ऑफ कूप की लीडर नहीं बन सकी, जबकि यह लीडरशिप की सीट यांग चुन जैसे निकम्मे को मिली। असल में पहले यनसुकु अपने भाई को पसंद करती थी, दोनों की माँ अलग होते हुए भी। यांग चुन की माँ ने हमेशा दोनों को प्यार किया, इसलिए यनसुकु उसे भी प्यारी थी और उसे भाई से नफरत नहीं थी। लेकिन एक दिन यांग की माँ गायब हो गई और कहीं चली गई। उनके बाप ने सबको वार्निंग दी कि कोई उसे ढूंढने की कोशिश न करे। तभी यांग चुन सबके लिए जालिम बन गया और उसने किसी से अच्छा रिलेशन नहीं बनाया और हर कोई उसे बुरा कहने लग गया, उसके बारे में गलत इल्जाम लगाने लग गया। लेकिन इस सब के बाद भी यांग चुन ही घर का लीडर बनेगा। ये उसका किया धरा नहीं है, बल्कि सिस्टम ही ऐसा है जो एक लड़के को ही फैमिली लीडर बनाता है। यनसुकु अपनी बड़ी बहन के मुकाबले कुछ भी नहीं, इसलिए उसके दिल में भाई के लिए नफरत बढ़ गई, जो अपनी पावर का यूज नहीं करता। फाइट के दौरान यांग चुन अपनी माँ के बारे में सुनते ही यनसुकु को ऐसे गुस्से से घूर के देखता है कि वह डर से पीछे हट जाती है। लेकिन अब यांग खेलने के मूड में नहीं, वह तेजी से उसके पीछे जाता है और एक पंच उसके मुंह पर मारता है। पेन ये फाइट देखती है। वह यनसुकु के टैलेंट से इंप्रेस होती है, क्योंकि वे दोनों सेम एज के हैं। वह देख सकती है कि दोनों भाई बहन लड़ते हुए बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सही से नहीं सुन सकता कि वे क्या कह रहे हैं, क्योंकि सेकंड एल्डर ने अरीना के आसपास अपनी इंटरनल एनर्जी का जाल बिछा दिया है। यह बात सच है या नहीं, क्योंकि वूजिन यह बात कहता है, जिसका चेहरा उस फाइट के बाद सूजा हुआ है। वह तो ऐसी हालत में किसी के सामने जा भी नहीं सकता। पेन भी इस बदमाश वूजिन का मजाक उड़ाती हुई कहती है कि वह भी 1 नंबर का बेवकूफ है। वह हाउस ऑफ पिंग वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां अब उससे सवाल करेंगे कि यह सब क्या हुआ है। तभी दोनों यनसुकु की तारीफ करते हैं, क्योंकि वह इतनी छोटी एज में थर्ड रिंग तक पहुंच चुकी है और उसकी सोर्ड चलाने की टेक्निक भी इंप्रेसिव है। लेकिन मजे की बात यह है कि वूजिन को यनसुकु में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह तो उसके बजाय यांगचुन से इंप्रेस है। पेन हैरान हो जाती है और तभी योबी कहती है कि यह लड़ाई देखकर दोनों भाई बहन का रिश्ता साफ नजर आ रहा है। वूजिन खुश है कि हाउस ऑफ कूप में एक नहीं बल्कि काफी टैलेंटेड लोग हैं।
हैं। पेन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसका भाई घर का सरदार बनने के बाद कभी इतना खुश नहीं होगा। दूसरी तरफ उनकी फाइट में यनसुकु समझ जाती है कि उसे अपने भाई के वार से बचना है। वह झुककर निकल जाती है और एक धमाकेदार आखिरी वार करती है और सोचती है कि अब तो यांग नहीं बच सकता क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा चांस देखकर अटैक किया था। लेकिन यांगचुन रिलैक्स होकर और चिढ़ाता है। यनसुकु एकदम डर जाती है क्योंकि जब दुश्मन इतने धमाकेदार अटैक पर भी मजाक उड़ाए तो इसका मतलब है कि अपनी हार पक्की है। वह कहता है कि वह उसकी फीलिंग्स को समझता है, इसलिए वह उसे हेट करने के लिए जज नहीं करेगा। लेकिन उसे उसकी आखिरी बात से गुस्सा आता है जो उसने उसकी माँ के बारे में कही। फिर भी वह बड़ा बनकर उसे इग्नोर करता है। फिर यांगचुन कहता है कि अब जो वह करने वाला है हो सके तो यनसुकु इसे भूल जाए। यह कहकर वह अपना हाथ पीछे खींचता है, अपनी सारी पावर इकट्ठी करता है और यनसुकु के मुंह पर एक सॉलिड पंच मारता है। इस पंच के पड़ते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फाइट खत्म हो चुकी है और सब हैरान है कि निकम्मा यांगचुन जीत गया है। फाइट के बाद यांगचुन को इस बात का अफसोस होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वह जीतना नहीं चाहता था और ये बुरी बात है कि सेकंड रिंग वाला एक थर्ड रिंग के फाइटर को नॉकआउट कर दे। यनसुकु की बातें अभी भी उसे गुस्सा दिला रही हैं। वह ये सोचकर परेशान बैठा होता है कि मुआन और चियोला उसका हाल देखने आते हैं। मुआन बुरी खबर लाता है और कहता है कि सब उसकी शानदार जीत की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सोचा था वह बुरी तरह पिटेगा। इसलिए सेकंड एल्डर ने लोगों के इमोशन संभालने के लिए लेक्चर देना शुरू किया, जो अभी तक चल रहा है। यांगचुन को अब एक चांस मिला है और वह सेकंड एल्डर के आने से पहले भाग सकता है। चियोला देखती है और उसकी फिक्र करते हुए कहती है कि उसके हाथों पर खून लगा है। इसका मतलब कि फाइट के आखिरी पल में वह अपनी इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सका। तभी चियोला उसका हाथ बांधने की कोशिश करती है, जिससे यांगचुन शर्मा जाता है। लेकिन बेचारी को बैंडेज भी ठीक से लगाना नहीं आता। वह रो पड़ती है, उसका हाथ पकड़कर माफी मांगती है कि वह किसी काम की नहीं है। यह सीन देखकर यांग का दिल पिघल जाता है। यांगचुन रुक जाता है, लेकिन वूजिन अचानक आकर यह प्यारा सीन खराब कर देता है। यांगचुन उसे रिस्पेक्ट से मिलता है और पेन एम्बैरेसमेंट की वजह से लाल है और घर जाना चाहती है। लेकिन वूजिन यांग से ऐसे बात करता है जैसे यांगचुन उसका पुराना दोस्त हो। भले ही उसने पेन के साथ रिश्ता तोड़ा हो, लेकिन वूजिन तो दोनों को फिर से साथ देखना चाहता है। यांगचुन हैरान होता है और सोचता है कि यह यहाँ क्या कर रहा है। वूजिन कहता है कि वह बस टैलेंटेड लोगों से दोस्ती करना चाहता है। वह उसकी बड़ी बहन हिबिकू की भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यांगचुन के अंदर भी इतना टैलेंट छुपा हुआ है। यांगचुन यह सुनकर हैरान होता है कि वूजिन को हिबिकू के बारे में इतना कुछ पता है। वूजिन बताता है कि उनका रिश्ता काफी अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता कि हिबिकू उसके बारे में क्या सोचती है। यह सुनकर यांगचुन बस हंसने वाला होता है, लेकिन वह इस बकवास को इग्नोर करता है। फिर वह वूजिन को योबी के साथ जाते हुए देखता है, लेकिन अजीब बात है कि उसकी पुरानी मंगेतर अभी भी यहाँ ही खड़ी है। पेन उस अजीब साइलेंस को तोड़ती है और उस चेयर अटैक के लिए माफी मांगती है जो उसने उनके रिश्ता टूटने वाले दिन किया था। वह कुछ कहने वाली ही थी, शायद वह उससे लड़ाई खत्म करना चाहती है, लेकिन तभी यांगचुन उसे रोक देता है और खुद माफी मांगता है। फिर कहता है कि उसने उस दिन उसकी माँ के बारे में बुरी बातें बोलकर हद पार की थी और पेन का गुस्सा करना गलत नहीं था। दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। पेन भी इस बात से अग्री करती है और कहती है कि वूजिन ने उसके लिए कुछ चीजें छोड़ी हैं, वह फ्री होकर उन्हें देख ले। यांगचुन अपना यूनिफॉर्म देखता है तो उसे एक छोटी सी वुडन स्टिक मिलती है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है। रात खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं। इस तरह यांगचुन अपनी पुरानी जिंदगी की गलतियां ठीक करने लग जाता है, लेकिन अभी बहुत कुछ ठीक करना बाकी है। वापस जाते हुए चियोला ऐसे सोई हुई है जैसे सारी फाइट्स उसने लड़ी हों। यांगचुन अभी भी यनसुकु के खिलाफ अपनी फाइट की वजह से दुखी है। पुरानी जिंदगी में उसे यह चांस नहीं मिला और अगर मिला भी होता तो उसे लगता है कि वह जीत नहीं सकता था। उसके हिसाब से जब से चियोला उसके अंडर काम करने लगी तब से फ्यूचर चेंज हो रहा है। एक छोटी सी बात ने शायद उसकी लाइफ को मोड़ दिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। वह सोचता है कि उसे अब अपना प्लान चेंज करना होगा। अचानक उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वह मुआन से डिमोनिक टैलिस्मैन चेक करने को कहता है। मुआन खुशी से कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैलिस्मैन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतना कहते ही टैलिस्मैन चमक उठता है। मुआन जल्दी से गाड़ी रोकने का ऑर्डर देता है। टैलिस्मैन के अचानक ग्लो करने का मतलब है कि पास में एक डिमोनिक गेट खुला है। मुआन अपने आदमियों को यांग को प्रोटेक्ट करने को कहता है, लेकिन बात यांगचुन बिना किसी डर के आराम से बाहर खड़ा है और फाइट करने के लिए रेडी हो रहा है। मुआन उसे डांटता है और कहता है कि ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, तो यांगचुन उसे आगे देखने को कहता है। अचानक एक क्रैक पड़ता है और एक ग्रीन गेट खुलता है और उसमें से खतरनाक डीमंस निकलते हैं। ग्रीन गेट का मतलब ये है कि इससे निकलने वाले डीमंस सबसे वीक होते हैं। यांगचुन अपनी 9 फ्लेम ब्लेज व्हील टेक्निक रेडी करता है और सब डीमंस को एक ही वॉर में खत्म कर देता है। याद रखने वाली बात यह है कि हर डीमन की बॉडी में एक स्पेशल स्टोन होता है जो उनका दिल होता है। वह स्टोन उनकी पावर सोर्स भी है और उनका वीक पॉइंट भी। अगर इस स्टोन को उनकी बॉडी से निकाल दो तो वे उसी जगह खत्म हो जाते हैं। तभी एक और डीमन पीछे से उसे काटने आता है, लेकिन यांगचुन बहुत तेज है। वह एक पल में उसका स्टोन निकाल लेता है। इन डीमंस को मारने से उसकी इंटरनल पावर खत्म हो रही है और उसके लिए 9 फ्लेम ब्लेज व्हील को यूज करना मुश्किल हो रहा है। और तो और वह अभी फाइट करके आया है, इसलिए उसकी एनर्जी भी लो है। तभी 3 और डीमंस उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। अचानक यांग को बचाने के लिए वहां मुआन आ जाता है और इतनी तेजी से वार करता है जैसे वह कोई 7th रिंग वॉरियर हो।
वह उन डीमंस को अपनी सोर्ड से मार देता है। तभी यांग चुन अपने गार्ड की स्किल्स को देखकर हैरान हो जाता है। मुआन उसका हाल पूछता है और खुश है कि उसे कोई चोट नहीं आई। उनकी ये फाइट जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि ज्यादा डीमंस गेट से नहीं निकले। शायद उनका लक अच्छा था, लेकिन मुआन अभी भी परेशान है कि यांग ने इतनी लापरवाही से बाहर छलांग क्यों लगाई। यांग चुन उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है, लेकिन अचानक उसका हाथ पर्पल आग से जलने लगता है और दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। मुआन भी हैरान हो जाता है कि यह क्या हो रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। यांग चुन गुस्से और डर से चिल्लाता है और कहता है कि हेवनली डीमन की यह स्पेशल टेक्निक अब क्यों एक्टिवेट हो रही है। यह हेवनली अब्जॉर्प्शन एबिलिटी है। तभी उसे एक पुरानी फाइट का सीन याद आता है जब वह डीमन आर्मी का एक शैतानी योद्धा था और उस यांग चुन ने अकेले एक पूरी आर्मी को काट दिया था। आखिरी में एक जख्मी योद्धा उससे पूछता है कि वह इतना बेरहम क्यों है। वह पूछता है कि उसने उन्हें बिना किसी वजह के क्यों मारा। यांग चुन उसे खत्म करने से पहले कहता है कि क्या ये उसके आखिरी अल्फाज हैं। तभी वह आदमी अपने लीडर का कटा सिर देखता है और जोर से चीखता है। तभी आसमान पर एक बड़ा सा ब्लैक शैडो फैलता है और रेड गेट से एक विशाल काला ड्रैगन निकलता है और हेवनली डीमन अपने ड्रैगन से उतरती है। यांग उसकी रिस्पेक्ट में घुटनों पर बैठ जाता है। वह यांगचुन के पास आती है और कहती है कि वह उसे खुश करने की थोड़ी और कोशिश कर सकता था, लेकिन वह यांग से थोड़ा बहुत खुश होती है और यांगचुन को यह स्किल देती है। तभी अचानक यांगचुन यह देखकर हैरान हो जाता है कि 9 फ्लेम ब्लेज व्हील ने अब्जॉर्प्शन एबिलिटी स्किल को प्यूरिफाई कर दिया है। अब उसे एक नई स्किल मिल चुकी है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी पावर उसने पुरानी जिंदगी में भी नहीं देखी थी। चोला और मुअन एकदम परेशान हो जाते हैं, लेकिन यांगचुन उठकर कहता है कि वह ठीक है। वह सोचता है कि शायद यनसुकु के साथ फाइट करते हुए उसे कोई चोट लगी हो जिसका दर्द अब हो रहा है। मुअन जल्दी डॉक्टर ढूंढने को कहता है, लेकिन यांग कहता है कि वह बिल्कुल फिट है क्योंकि वह उन सबको अपनी डिमोनिक पावर्स के बारे में नहीं बता सकता और सबसे छुपाना चाहता है। सियोला एकदम रोने लग जाती है और उसका चेहरा मसलकर पूछती है कि वह सच में ठीक है ना। उसे इतनी परेशानी में देखकर यांग का दिल पिघल जाता है। दूसरा नौकर उसे रोकता है और उसे खींचकर ले जाता है। मुअन फिर डॉक्टर को लाने की बात करता है, लेकिन यांग उसे घर चलने को कहता है और कहता है कि वह थोड़ी देर सो लेगा तो उसकी थकान उतर जाएगी। जैसे ही उसके आदमी सफर के लिए रेडी हो रहे होते हैं, यांग चुन सोच में डूब जाता है। उसे अपने अंदर जरा सी भी डिमोनिक पावर फील नहीं होती। इसका मतलब है कि उसकी फैमिली पावर ने ही कुछ किया है। वह यह भी देखता है कि स्टोन का रंग हल्का हो गया है, जिसका मतलब है कि उसने सारी डिमोनिक पावर अब्सॉर्ब कर ली है। ज्यादा सोचने के बजाय वह स्टोन को हाथ में क्रश कर देता है और सोचता है कि उसे कोई नया प्लान बनाना होगा। अगली सुबह सियोला की मिठाई की भूख फिर जागती है, लेकिन यांगचुन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वह लड़की को याद दिलाते हुए कहता है कि वह उसकी नौकरानी है और बिला वजह वह उसके पीछे पड़ी हुई है। थोड़ी देर बाद वे लोग मार्केट में चले जाते हैं। मुअन हैरान होकर यांग से पूछता है कि वह यहाँ बाजार में क्यों आए हैं, जबकि उसे तो आराम करना चाहिए। वह कहता है कि यांग काम करने आया है, मुअन उसकी हेल्प करेगा, लेकिन यांगचुन कहता है कि उसे अभी कोई जरूरत नहीं है। फिर वह एक गली को घूरता है और बाकी गलियों को नोटिस करता है, जिससे मुअन और सोच में पड़ जाता है। यांगचुन चोला को घर वापस भेजता है और वह अपनी फैमिली को यह मैसेज देने को कहता है कि वह रात के खाने तक वापस आएगा। सियोला डरती है कि उसके दादाजी उसे डांटेंगे, लेकिन यांगचुन उसकी लालच का फायदा उठाता है और उसे 10 यक्वा खिलाने का लालच देता है। लड़की एकदम जोश में आ जाती है और मोमोज भी मांग लेती है। यांगचुन खुशी से डील पक्की करता है और दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन जाते हैं। वापस गली में मुआन सोच रहा होता है कि यांग यहाँ क्यों आया है, लेकिन यांगचुन जवाब नहीं देता। मुआन आसपास देखता है और कहता है कि यह जगह अकेले घूमने के लिए खतरनाक लगती है। यांगचुन को भी ये बात पता है, लेकिन वह जो ढूंढ रहा था वह उसे मिल गया है। पहले उसे डर था कि शायद वह न मिले। मुअन पूछता है कि यह बिल्डिंग उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वह कहता है कि उसे कुछ गलत फीलिंग्स आ रही हैं। यांगचुन उसकी शातिर सोच की तारीफ करता है और दरवाजा खोलता है। अंदर काले लोग उसे देखकर गुस्सा होते हैं और सोचते हैं कि शायद यह लड़का भटक गया है। वे मुअन के वेपन्स देखते हैं और सोचते हैं ये दोनों मारने के लिए परफेक्ट हैं। ये बदमाश मुआन को गुस्सा दिला देते हैं। यह सुनकर वह अपनी तलवार निकालता है। एक गुंडा पूछता है कि यहाँ क्यों आया है, तो यांगचुन सुकून से कहता है कि वह तो बस एक कस्टमर है, लेकिन उसका ये एटीट्यूड देखकर उन बदमाशों को गुस्सा आता है तो वह उसे धमकी देता है। मुआन सबको काटने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यांगचुन उसे रुकने को कहता है। वह बताता है कि जैसे ही वह गली में आया था सबको पता था कि वह कौन है। वह मजाकिया अंदाज में पूछता है कि क्या तुम सबको हाउस ऑफ कूप के गुस्से का डर नहीं है, और वैसे भी वह यहाँ लड़ने नहीं बल्कि डील करने आया है, और वह भी ब्रांच मैनेजर से। एक बदमाश उसके इस एटीट्यूड से हैरान हो जाता है और कहता है कि इस लड़के में तो ज़रा भी तमीज़ नहीं है, लेकिन यांगचुन चालाकी से जवाब देता है कि वे लोग भी कोई शरीफ नहीं है। यह सुनकर सब गुंडे हंसने लग जाते हैं, लेकिन डील करने के बजाय वह अपने आदमियों को यांग को मारने का ऑर्डर देता है। उसका ऑर्डर मिलते ही सब 1 सेकंड में हर तरफ से उस पर अटैक करने के लिए टूट पड़ते हैं। मुअन से और कंट्रोल नहीं होता।
और वह बदमाशों के पूरे ग्रुप को धूल चटा देता है। लेकिन वह इतनी सफाई से उनसे लड़ता है कि किसी की जान नहीं जाती। इस सब में यांगचुन बिना डर के खड़ा हुआ है। उसका ऑरा और बढ़ रहा है। जब मुआन सबकी पिटाई करता है, गुंडा हैरान हो जाता है, लेकिन साथ ही सोचता है कि यांगचुन ऐसा पावरफुल बॉडीगार्ड क्यों लाया है। फिर भी वह यांगचुन की बात नहीं मान सकता। अचानक उस बदमाश को मेन मैनेजर से मैसेज मिलता है। लगता है उन्हें इस लड़के के बारे में पता चल गया है। मैसेज देने वाला अपनी बात कहता है और उसे हालात समझाता है, लेकिन यांगचुन अपनी ही सोचों में गुम है। वह सोचता है कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। उसे लगता है कि ये सब उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वह मुआन से कहता है कि वह इन सबको खत्म कर दे, लेकिन तभी गुंडा बताता है कि उनका बॉस उससे मिलना चाहता है, इसलिए उन्हें और मारने की जरूरत नहीं है। यांगचुन गुस्से से कहता है कि जब मिलना ही था तो यह सब शुरू ही क्यों किया, और फिर मुआन को रोकने को कहता है। वे दोनों उन बदमाशों के पीछे चलते हैं, लेकिन मुआन को अभी भी कुछ नहीं पता। वह पूछता है कि उसका क्या प्लान है। यांगचुन उसे अपने असली प्लान का हिंट देता है। वह उसके सामने वेग्रेंट क्लैन का नाम लेता है। दरअसल वेग्रेंट क्लैन का नाम टॉप के क्लैन्स में आता है और वे अपनी स्पाइस और जासूसी की वजह से हर जगह फेमस हैं। लेकिन वे अच्छाई के रास्ते पर हैं। अपनी इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि वे यांगचुन का काम नहीं कर सकते, तो उसने अपना काम पूरा करने के लिए दूसरा रास्ता चुना और वह हाउ क्लैन के पास आ गया। यह क्लैन हर तरह से बदमाश है, इसलिए वह यहाँ आया है। नीचे वाले फ्लोर्स पर पहुंचकर यांगचुन को वुओ मिलती है, जो इस एरिया की ब्रांच मैनेजर है। वह अपने आदमियों की इस बदतमीजी के लिए माफी मांगती है और कहती है कि लड़के के आने से वे सब हैरान थे। यांगचुन को इस बात की परवाह नहीं, वह सीधा काम की बात करना चाहता है। वो पूछती है कि इतनी बड़ी और फेमस फैमिली का लड़का यहाँ क्यों आया है, वह भी बदमाशों के क्लैन के पास। यांगचुन कहता है कि उसे जो काम करवाना है वह काम वेग्रेंट क्लैन नहीं कर सकता। वो अपने ज्यादा क्वेश्चंस के लिए माफी मांगती है, लेकिन हाउस ऑफ कुप के साथ काम करने के बारे में उसे थोड़ी चिंता होती है। यांगचुन उनके हालात समझता है, लेकिन वह उसे सिर्फ एक हाँ का वेट कर रहा है। वो कहती है कि उनका क्लैन हर काम करता है, उन्हें बस पैसों से मतलब है। यांगचुन यह सुनकर खुश हो जाता है और बताता है कि वह एक 10 साल के बच्चे को ढूंढ रहा है। वह उस मैनेजर को एक पिक्चर देता है जिसमें उसकी बाकी डिटेल्स भी लिखी हुई है। वो उसे देखती है और एकदम पीछे हट जाती है और कहती है कि वे ये काम नहीं ले सकते, क्योंकि यांग से पहले कोई और आया था और उसने उस बच्चे को ढूंढने का काम दिया है, इसलिए वे यांग के लिए काम नहीं कर सकते। यांगचुन हंसता है और घमंड से कहता है कि वह उनके क्लैन लीडर के बारे में बताकर उनका काम तमाम करवा सकता है। यह सुनकर मैनेजर के गार्ड्स की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और सब तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन मुआन एक ही वार में चारों तलवारों को तोड़ देता है। वह सच में एक कमाल का गार्ड है। वो का चेहरा भी गुस्से से भर जाता है, तो वह पूछती है कि उसे इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। यांगचुन आराम से कहता है कि दोनों के पास कीमती इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो उसकी इन्फॉर्मेशन का प्रूफ मांगती है। लेकिन यांगचुन कहता है कि अगर वह उसे टेस्ट करेगी तो उसे बाद में पछताना होगा। अगर वे उसका काम करने से मना करते हैं तो वह वेग्रेंट क्लैन के पास जाएगा और हाउ क्लैन के लीडर की इन्फॉर्मेशन देगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। वुओ के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वह मान लेती है। यांगचुन पूछता है कि इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो वह कहती है कि कम से कम 3 महीने लगेंगे। यांगचुन के लिए ये टाइम काफ़ी है। वह कहता है कि काम पूरा होने पर वह उसे पैसा देगा, लेकिन जाने से पहले रुककर वुओ का उदास चेहरा देखता है, तो वह उसे वाइजॉक माउंटेन रेंज के बारे में बताता है और कहता है कि अभी के लिए इतना प्रूफ काफ़ी है। वुओ ये सुनकर डर जाती है और टूट जाती है, तो उसका गार्ड पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि ये लड़का सच बोल रहा है। वुओ को इस लड़के की बात पर इसीलिए यकीन है क्योंकि उसे हाउ क्लैन के लीडर के गायब होने के बारे में पता है, इसीलिए उसे यांगचुन की बात माननी पड़ी। लेकिन वुओ को समझ नहीं आता कि यह लड़का क्या चाल चल रहा है। वह सोचती है कि शायद इसके अपने कोई प्लान्स हैं। वह यह भी सोचती है कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यांगचुन ने नहीं बल्कि हाउस ऑफ कूप के लीडर ने दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे इस बात का शक है। फिर वह अपना कवर उतारकर वो अपना असली चेहरा दिखाती है। असल में वह एक जवान लड़की है जो बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रही थी। उनका लीडर काफी टाइम पहले जाकर कहीं छुप गया क्योंकि क्लैन उसकी इज्जत नहीं करता था। उसने भागकर अपनी जान बचाई, वरना लोग उसे यहाँ पर ही मार देते। उनका क्लैन लीडर असल में उसका बाप भी है।